हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो चैप्टर हमने बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ एक दो चैप्टर्स बचे हैं, जैसे एक रियल नंबर बचा है, एक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक चैप्टर बचता है ट्राइंगल। इसके बाद मैथमेटिक्स के वन शॉट वीडियो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का हालांकि मैंने डिटेल वाला स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बीच में वो स्टॉप हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया था एक छोटा सा इशू चल रहा है लैपटॉप में और अभी लॉकडाउन की वजह से वो ठीक नहीं हो सकता है। मेरी कोशिश यही थी कि मैं उसको भी साथ के साथ कवर करता चलूं, लेकिन अब इसी से ही हमको कंप्लीट करना पड़ेगा अपने ग्रीन बोर्ड से। यही है सहारा लॉकडाउन का हमारा। वाइट बोर्ड से भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से उसका थोड़ा जो इफेक्ट कहते हैं वो अच्छा नहीं आ रहा। तो आई थिंक ये ठीक है। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि ठीक दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। थोड़ा सा टाइम लगेगा लैपटॉप वाली वीडियोस में भी, हालांकि मैं ओजैब चार्ट वाली भी बनाना चाह रहा था लेकिन नहीं बन पाया था इन केस। खैर छोड़ो सब बातें, चैप्टर पर आते हैं फटाफट और जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। एक चैप्टर बहुत जल्दी से पूरा होता है, ठीक। रियल नंबर टॉपिक्स मैंने साइड में लिखे हुए हैं। ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। टोटल 5 टॉपिक हैं, वैसे तो टोटल 5 टॉपिक है। देखो, एक तो इसमें दिया होगा आपको वर्ड मिलेगा लेमा, ये क्या चीज़ है, और एक मिलेगा आपको एल्गोरिदम। सर ये क्या चीज़ है, तो ज़रा इनको समझ लो। तो लेमा तो कोई भी स्टेटमेंट है जो आपको दिया जाएगा जिसकी मदद से आप और स्टेटमेंट प्रूव करोगे। कोई एक स्टेटमेंट मिलेगा उसकी मदद से और स्टेटमेंट प्रूव हो जाएंगे। एल्गोरिदम क्या है, तो कोई एक प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के वेल डिफाइंड स्टेप्स हो। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वेल डिफाइंड जो स्टेप्स होते हैं तो उस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं एल्गोरिदम। तो 2 चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहले आता है यूक्लिड्स लेमा। क्या है ये जो यूक्लिड्स लेमा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये आपसे बस इतना सा कहता है कि अगर कोई भी 2 नंबर आपको दे रखे हैं, कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे ए और बी दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि ये जो ए नंबर है ये बड़ा है बी से। अरे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो यहाँ आपने 2 नंबर लिए, एक लिया 5, एक लिया 2, तो जाहिर सी बात है 5 बड़ा है 2 से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मैं b से a को डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर q मिलता है, मुझे कोशेंट q मिलता है और रिमाइंडर मिलता है r। तो अगर 2 नंबर्स मेरे पास हैं जिसमें a बड़ा है b से, तो आप इनको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a = bq + r, इस फॉर्म में। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा, ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी हैं, ये इंटीजर्स हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये ध्यान रखना, मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। ये कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब आप कहोगे सर ये कुछ देखा देखा ऐसा लगता है हमको। हाँ भाई, देखा होगा ज़रूर, आपने क्लास 9th में देखा होगा, रिमाइंडर थ्योरम में देखा था कि नहीं। वही है, बस नाम रख दिया यूक्लिड्स लेमा, कुछ नहीं। अच्छा, एक और बात कहता है आपसे क्या, कि ये जो रिमाइंडर बचता है, ये रिमाइंडर 0 हो सकता है, ये रिमाइंडर 0 हो सकता है, लेकिन ये रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, हमेशा इस डिवीज़र से छोटा रहेगा। यानी कि आप इन दोनों को कंबाइंड अगर करो तो आप कह सकते हो कि रिमाइंडर 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिवीज़र से हमेशा छोटा रहेगा। ये चीज़ आपने लिख ली। इसमें भी ये चीज़ लिख सकते हो आप। देखो, 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो छोटे नंबर से डिवाइड दे देते हैं बड़े नंबर में। कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स 4 1। तो अब इस 5 को आप लिख सकते हो 2 × 2 + 1। ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवीज़र है, ये डिविडेंड है। यही वैसे था रिमाइंडर थ्योरम, है ना, रिमाइंडर थ्योरम था। तो ये यूक्लिड का लेमा है। अब इस यूक्लिड लेमा को बार बार इस्तेमाल करने से, इसी को मैं बार बार अगर यूज़ करूँगा तो स्टेप्स हो गए कि नहीं। पहले स्टेप हुआ, फिर कोई और स्टेप आया, फिर कोई और स्टेप आया, तो वहाँ एक एल्गोरिदम डेवलप हो जाती है। उस एल्गोरिदम का नाम रख दिया यूक्लिड्स एल्गोरिदम। अब ये क्या है सर, यूक्लिड्स एल्गोरिदम, तो इसको ज़रा नोट करो। देखो, इसका स्टेटमेंट NCERT में लिखा हुआ है। क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं फटाफट से, तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। और एक्सरसाइज जो थी उसमें मैंने वैसे मेंशन किया हुआ है, NCERT में है। आप चाहें तो बुक अपने साथ रख लें तो आपको और थोड़ा जल्दी आइडिया होता जाएगा। तो यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या कहता है, ये किस काम का है, पहले तो ये देख लो। तो इसका काम होता है टू ऑब्टेन HCF।
इसका काम है HCF प्रोवाइड करने का। दो नंबर्स हों कोई से A और B, ये कोई दो नंबर्स हैं जिसमें एक नंबर बड़ा है दूसरे से, A इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ ग्रेटर देन B। तो इसमें बार बार आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। ये जो मैंने यूक्लिड्स लेमा लिखा है वैसे इसका पूरा नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो मैं लिख देता हूँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लिख लो यहाँ, ये कंप्लीट नाम लिख दिया, वैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया था यूक्लिड्स लेमा। तो बार बार आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। बार बार अप्लाई करने से होगा क्या कि आपको HCF मिल जाएगा। वैसे HCF कैसे निकालते थे हम, तो आपको ध्यान होगा HCF हम निकालने के लिए क्या करते थे, या तो कॉमन फैक्टर ढूंढते थे, HCF में कॉमन फैक्टर निकालते थे, है ना। जैसे मान लो दे रखा है 6 और 8 दिया है, तो इनके कॉमन फैक्टर लिख लेते थे। इसका 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसका 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो इनमें कॉमन फैक्टर देखते थे कि 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और फैक्टर्स में भी हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, जैसे 1 और 2 है तो 2 हाईएस्ट है, तो इसका HCF 2 हो गया। तो ये तो फैक्टर वाला मेथड था। एक और मेथड आपने पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपको, उसे कहते थे हम डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते थे कि जैसे 6 है और 8 है, तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवाइड देते थे। 6 1 × 6, रिमाइंडर बचता था 2। फिर क्या करते थे, पुराने वाले डिवीज़र को लेकर आते थे यहाँ 6 2 3 × 6, और जैसे डिवीज़र से डिवाइड जाता था उसको हम कहते थे कि यही है HCF, यही है HCF। तो ये जो यूक्लिड्स एल्गोरिदम आपको दिख रही है, इसको मैं डिवीज़न लगा देता हूँ यहाँ, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम लिख देता हूँ मैं इसको, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम आपको दिख रहा है, इसका काम भी HCF निकालने का ही है। और ये जो आपको दिख रहा है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ही है और कुछ नया नहीं है। कैसे देखो, तो आपसे कहता है कि अगर आपको HCF चाहिए दो नंबर्स का, तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाओ। करना आपको सिर्फ इतना सा है कि आपको दो नंबर दिए जाएंगे। जैसे मान लो 6 और 8 दिया है, ये दो नंबर्स दिए हैं, तो पहले आप देखिए कि बड़ा नंबर कौन सा है, कि साहब 8 बड़ा है नंबर, तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ, अप्लाई करो आप, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लगाओगे तो क्या बनेगा, ये 6 का 8 में डिवाइड करो तो 6 1 × 6, रिमाइंडर बचा 2। तो कैसे लिखोगे आप लिखोगे 8 = 6 × 1 + 2। और ये आपको लेमा तब तक लगाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। पहले देखो क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, तो आप यहाँ लिखोगे एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए वी विल अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए अब दो नंबर कौन से होंगे, तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे, तो एक नंबर तो होता है रिमाइंडर और एक नंबर होता है डिवीज़र। ये दो वो नंबर होते हैं। तो अब ये रिमाइंडर और डिवीज़र ले लो, तो अब दो नंबर हो गए 6, 2। क्योंकि 6 बड़ा है 2 से, तो अब आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 6 में, कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आया, 0। तो आप लिख सकते हो 6 = 2 × 3 + 0। अब आप लिखोगे एज रिमाइंडर इज 0, तो जिस डिवीज़र के डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया था, दैट डिवीज़र विल बी द HCF। तो HCF ऑफ 6 and 8 विल बी व्हाट, 2। इतना सा काम है इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। देखो दो टॉपिक फटाफट से खत्म हुए। अब चलते हैं फटाक से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर। तो ये जो दिख रहा है आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लो, जैसे मैंने 6 लिया, तो इस 6 को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूँ। देखो 6 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 × 3 आएगा। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये कंपोजिट नंबर था, लेकिन आपने इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अरे यही तो किया भाई। और कोई नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने लिया 30 ले लिया मान लो, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो तो कितना आएगा, 2 × 3 × 5। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है।
तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। यही था क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही है। अब इसके बाद चलते हैं इर्रेशनल नंबर पर, इसको नोट करिए। अब ज़रा इर्रेशनल नंबर के बारे में समझ लो। देखो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, पहली कंडीशन तो इनकी ये होती है कि दे कांट बी एक्सप्रेस्ड या दे कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म में आप इनको नहीं लिख सकते। यहाँ पर पी और क्यू क्या है, पी और क्यू ये दोनों ही बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, और दूसरी बात यह है कि क्यू जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो पी और क्यू जो है इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन इर्रेशनल नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते, है ना। इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, √2, ये इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है। सेकंड कंडीशन ये है कि डेसिमल फॉर्म इनकी कैसी होती है इर्रेशनल नंबर की, तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, यानी कि ना तो ये टर्मिनेट होंगे और ना ही ये रिपीट होंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है 1.011023500067018790000 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब एक चीज़ और आती है इसमें कि ये बताओ विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन के कोई डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। अगर आपसे ये पूछता है, जैसे मान लो कह रहा है 2/10, ये लिखा है 2/10, आपसे कह रहा है ये बताओ कि ये डेसिमल जो एक्सपेंशन करेंगे या इसका डेसिमल फॉर्म हम लेकर के आएंगे तो ये एंड हो जाएगा कि नहीं बिना डिवीजन करे, बताओ। तो इसका तरीका ये होता है, थ्योरम है बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, यदि इसमें डेसिमल आप इसका करो, डिवाइड नहीं करना है, चेक करना हो, तो आप डिनोमिनेटर को देखिए। डिनोमिनेटर अगर 2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्म में है, 2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्म में है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, और नहीं है तो नहीं होगा, है ना। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो p बाई क्यू है ये 1/2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्म में आना चाहिए। यदि इस फॉर्म में आता है तो ये रेशनल नंबर भी है और ये टर्मिनेट भी होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। यानी कि इर्रेशनल नंबर में क्या होगा कि ये जो p बाई क्यू है इसमें ये 1/2 to the power n इंटू 5 to the power m को फॉलो नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ एक थ्योरम तो आपने ये वाली देख ली, एक प्रॉपर्टी ये देख ली कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते क्योंकि पी क्यू इंटीजर वाली बात हो गई। एक हो गया डेसिमल फॉर्म जिसमें होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल की बात। तो इर्रेशनल नंबर तक यहाँ तक बात हो गई। अब ये बताओ मुझे कमेंट करके कि यहाँ तक सब चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं। कमेंट तुम करते नहीं हो। दूसरी बात ये है कि सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं भाई, उसका कोई चार्ज थोड़ी है, इतना तो कर सकते हो यार, है ना। माना कि YouTube पर आपका पूरा वो है, लेकिन इतना तो किया जा सकता है। जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो। 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियो देख करके बाईपास निकल लेते हैं। अरे भाई, ना तो इससे फ़ोन का तुम्हारे का स्टोरेज गिरने वाला, ना इससे कोई हार्म होने वाला, ना इससे कोई चार्ज कटने वाला। फ्री ऑफ चीज़ें हैं तो उनको तो आप कर ही सकते हो, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और स्पेशली अपने स्टूडेंट से तो बिल्कुल किया जा सकता है। और ये चीज़ें ऐसी भी नहीं है कि बार बार समझाई जाएँ। ये तो समझदार बच्चे तो अपने आप काम करते हैं ये वाले, है ना। कुछ तो एक्टिव बच्चे वास्तव में हैं। एक्टिव बच्चे ऐसे हैं कि जो हर एक पोस्ट तक को फॉलो करते हैं, मैंने देखा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हर पोस्ट को फॉलो करते हैं। कहीं भी मेरी पोस्ट हो रही हो, चाहे वो FB पर हो, चाहे वो YouTube पर हो, चाहे वो Instagram पर हो, हर जगह वो एक्टिव रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता ठिकाने नहीं है वो कहाँ रहते हैं। तो थोड़ा एक्टिव बनिए। माना लॉकडाउन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हो बिल्कुल। लॉकडाउन का मतलब तो ये है कि ये अच्छा समय है आपके पास, स्पेयर समय, एक्स्ट्रा समय है आपके पास।
अच्छा पढ़ाई करने का समय है। यूट्यूब पर मैं रिवीजन वीडियो करा रहा हूँ, इसके बाद फिर मेरी कोशिश है कि मैं 1 जून से बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करूँ ऑनलाइन। लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम एक बार ये चीज़ें रिवाइज तो कर लेंगे। अरे बेनिफिट तो होगा, कुछ सीखोगे ही, नुकसान तो नहीं होगा ना। इतना तो जब हम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। वीडियो को शेयर आप कर सकते हो, समझदार हो, 10th में आ गए है ना, खुद सीख रहे हो, दूसरों की हेल्प कर सकते हो। चलो इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, आपसे कहेगा कि प्रूफ करिए, प्रूफ करवाएगा कि रेशनल नंबर प्रूफ करो। प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ और भी कोई नंबर लिखा हो सकता है। इस तरह से आपसे प्रूफ करवाएगा। कैसे प्रूफ करते हैं देखो, तो आप थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं कि लेट कि ये जो √2 है, ये मान के चल रहे हैं कि ये रेशनल है। अच्छा, √2 अगर रेशनल है, अगर ये रेशनल है तो ये भाई r/s की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। यहाँ पर s 0 नहीं होगा, मतलब ये रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया हमने। और अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, यदि r और s का कोई कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर को निकाल के, उस कॉमन फैक्टर को हमने निकाल दिया, तो अब इसकी फॉर्म बची √2 a/b की फॉर्म में आ गया। मान लो, अरे मान लो 4/6 में कोई था, मैंने इसको कॉमन फैक्टर 2 हटा दिया यहाँ से, तो ये 2/3 बचा। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है ना, इसको हटा रहा हूँ मैं। तो मैंने इसे a/b की फॉर्म में लिखा, तो a और b क्या हैं, ये को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम का मतलब होता है दैट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। और भी 1 फैक्टर कौन सा होता है, 1 होता है। या आप ये कह सकते हो कि जिसका HCF 1 है। तो आपने √2 को a/b की फॉर्म में लिख लिया, और a और b दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये है कि 1 के अलावा इनका और कोई फैक्टर है ही नहीं। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस b को इधर लेके आया, तो ये हो गया b√2 = a, और मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 2b² = a²। अच्छा, एक थ्योरम और है, इसमें ध्यान रखना। वो थ्योरम ये कहती है कि मान लो कोई p एक प्राइम नंबर है, ध्यान से समझ लेना इसको, p कोई प्राइम नंबर है, और इस प्राइम नंबर से आप a² को डिवाइड कर रहे हो, और वो डिवाइड हो रहा है। p से आपने a² को डिवाइड किया और वो डिवाइड हो गया। तो अगर ऐसा है तो p से a भी डिवाइड होगा। p कोई प्राइम नंबर है और p से a² डिवाइड हो रहा है, तो p a को डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्राइम नंबर मैंने 2 ले लिया मान लो, और एक कोई स्क्वायर ले लिया, मान लो मैंने स्क्वायर ले लिया 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है कि नहीं स्क्वायर। तो मैं से ऐसे लिख लूँगा नहीं, 4 का स्क्वायर। तो 2 16 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अगर 2 16 को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो 2 4 को भी डिवाइड कर देगा। ये बात कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, 2b² = a²। इसका मतलब b² हो गया a²/2। तो अगर 2 यदि a² को डिवाइड करता है, तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। इफ 2 डिवाइड्स a², देन 2 डिवाइड a। अच्छा चलो, अब आपने क्या किया, ये जो 2b² था, ये जो 2b² था = a² था, यहाँ आपने क्या किया कि a की जगह पर लेट a = 2c रख दिया आपने। तो आपने क्या किया, यहाँ 2c का स्क्वायर ऐसे रख दिया। क्या हो जाएगा, ये 2b² = 4c²। ये 2 से 2 हुआ, तो यहाँ बचा b² = 2c², यानी कि ये हो गया b²/2 = c²। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2 डिवाइड कर रहा है b² को, तो 2 डिवाइड b को भी करेगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ 2 ने a को भी डिवाइड किया था, और यहाँ 2 ने b को भी डिवाइड किया था, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया ये।
भाई ए का भी कॉमन फैक्टर हो गया और बी का भी कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन ऊपर आपने क्या कहा था, यहाँ क्या कहा था, शपथ ली थी कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि ए और बी का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, और यहाँ कसम तोड़ दी, बेवफा सनम बन गए, तो गड़बड़ हो गई, क्या करेंगे। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि हम तो ये कह रहे थे कि ए और बी का केवल एक ही फैक्टर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और फैक्टर हमको मिल गया कॉमन 2। इसीलिए जो हमने कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि जो अजम्पशन माना था कि रूट 2 रेशनल है वो गलत है। इसलिए आप लिखोगे सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, रूट 2 कैसा हो गया, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से अगर इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आता है तो आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। इतनी सी ही चीज़ें थी, चैप्टर हो गया ख़त्म फटाफट से। अब काम इतना सा बस रह जाता है कि जो वीडियो आप देखते हो उसको कंप्लीट कवर कर लिया करो एक बार में, चाहे एक डेफिनेट टाइम निकाल लो। मैं कोशिश करता हूँ देखो डेली 10:30 पर पोस्ट करने की, इसीलिए कोशिश करता हूँ ताकि आपका टाइम एक डेफिनेट हो जाए और उस पर कर सको। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाते, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, नेट नहीं चल रहा है या वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, या मान लो बिजी होने की वजह से वीडियो ही शूट नहीं हो पाई, लेकिन कोशिश हम करते हैं। और जब मैं कोशिश कर सकता हूँ भाई, तुम क्यों नहीं कर सकते। बोर्ड का एग्ज़ाम मेरा नहीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम आपका है। मुझे तो बस मेहनत करानी है, लेकिन करना आपको पड़ेगा, देखना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, तैयार आपको करना पड़ेगा, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, सारे काम आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर आपको देना है, मुझे नहीं। लेकिन तैयारी कराने में कोई कसर नहीं रहेगी। जितना कंटेंट मैं आपको दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ, मुझसे जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती है वो आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कल जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो बनाएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर, और उसके बाद लास्ट चैप्टर हम लेंगे ट्राइंगल का। ठीक है, तो इनको कंप्लीट कर लेना, इनके नोट्स साथ के साथ बना लेना।